आप, मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आज सदन में बजट सत्र के दौरान अंततः चर्चा हुई। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कई बातें रखकर सरकार को घेरा। हालांकि इस बार उनके संबोधन में जनरल नरवणे की किताब के अंश की बात नहीं थी, लेकिन अमेरिका से ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल और दूसरे मुद्दों को लेकर उन्होंने सरकार पर तीखा प्रहार किया। उनके प्रहार को लेकर सरकार ने नाराजगी जाहिर की और साफ तौर पर किरण रिजिजू ने यह कहा कि वो विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आएंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान जो भाषण दिया उसमें उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स, अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस की बात की। उन्होंने हरदीप पुरी का जिक्र किया। हालांकि हरदीप पुरी का जो उन्होंने जिक्र किया उसे एक्सपंज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने जो बातें कही उन्होंने इसे सरेंडर की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है वो ट्रेड डील भारतीयों के भविष्य का सरेंडर है। हालांकि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे थे उस पर किरण रिजिजू ने टोकते हुए कहा कि विशेषाधिकार का नोटिस जो है वो दिया जाएगा और उन्हें वित्त मंत्री का जवाब सुनना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अपने भाषण के बाद, वो 50 मिनट के लगभग अपने भाषण के बाद वो सदन से चले गए। उन्होंने जो आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि भारत को बेच दिया गया है, सीधा सीधा ऐसे आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में जियोपॉलिटिकल जो टकराव है वो बढ़ रहा है, भारत की सभी आईटी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कहा कि अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई। इस तरह के तमाम मुद्दे वो उठाते हुए दिखाई दिए। इस पर भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये जिस तरह की भाषा राहुल गांधी इस्तेमाल कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री के प्रति निजी कुंठा जो है उसको दर्शाता है। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि एप्स्टीन से वो प्रोफेशनल वे में 3-4 बार मिले थे, उसके अलावा वो जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। कुल मिलाकर जो सियासत है वो बजट सत्र के दौरान देखने को मिल रही है। लेकिन पिछले दिनों जो इतना तनाव देखने को मिला था कि स्पीकर के चैम्बर तक में हंगामा हो गया था, वहां से आज राहुल गांधी का जो संबोधन हुआ उसमें मामला और ज्यादा उलझता हुआ दिखाई दिया है। तो भविष्य क्या है, सियासत गर्माती हुई दिख रही है। ट्रेड डील को लेकर राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं सरकार उस पर पलटवार कर रही है और मामला बहुत ज्यादा गर्मा गया है। राजधानी दिल्ली में भी सर्दी की विदाई हो रही है और धीरे धीरे दिन में गर्मी दिखाई देती है। उससे ज्यादा गर्माहट, टकराव जो है वो सदन में खूब दिखाई दे रहा है और बाहर भी जाहिर सी बात है उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नजर आई और वो कड़वाहट जो है वो दिखाई दी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सदन में किसने क्या कुछ कहा, उसके बाद आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। I'm saying that you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? You know why he sold India? Because they are choking him. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम राहुल जी ने कहा कि हमारा देश, भारत देश को आपने सेल कर दिया है। मैं सदन में कहना चाहता हूँ, आज तक कोई माइके लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को सेल कर सकता है, कोई खरीद सकता है, नहीं हो सकता है। और आपने प्रधानमंत्री जी को कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ इस देश का आज तक सबसे मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। कोई हिला नहीं सकते, कोई हिला नहीं सकते। आपका कहने से क्या होगा? आप लोगों ने देश को इतना कमजोर बना के रखा है। 2014 तक हमारा देश को आप लोगों ने क्या हालत बनाया और आज देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आप लोग खुश नहीं। तो कुछ ऐसी बात हरदीप पुरी कहते नजर आए थे कि 2014 तक देश 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था था और वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्होंने देखा कि उनके सामने ही देश चौथी और जल्द ही तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन जो आरोपों की बौछार है वो बढ़ती जा रही है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिनके साथ आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, वो हमारे साथ जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुकेश त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। और इस पूरे मामले पर दृष्टि डालने के लिए क्या कड़वाहट की ओर मामला बढ़ता जा रहा है या विशुद्ध रूप से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, इसको समझाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ अजय शुक्ला जी जुड़ गए हैं और जल्द ही टीएमसी प्रवक्ता सोफिया खान हमारे साथ जुड़ेंगी। मुकेश त्यागी जी, सीधा सीधा सपाट आरोप, देश बेच दिया आपने और
जो ये ट्रेड डील है ये भारतीयों के भविष्य का सरेंडर है? देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी की बुद्धि पूरी जग जाहिर है कि वो कितने अपरिपक्व तरीके से अटैक करते हैं। लीडर ऑफ पोजीशन जरूर बन गए हैं, परंतु उनके अंदर अभी परिपक्वता नहीं आई है। जियो पॉलिटिक्स कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें बहुत सारे बैलेंसिंग फैक्टर होते हैं। आज जिस तरह से पूरा विश्व जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप के उसमें वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, पाकिस्तान इंडिया को घेर रखा है, उधर चाइना ने घेर रखा है, तो हमें एक बहुत संतुलित अपनी फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इनका सबका जो है निर्माण करना पड़ता है। और उसके अंदर तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको लेकर के आपको लगता है कि शायद ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बल्कि वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, उसके अलग स्पिन ऑफ्स होते हैं, उसके अलग बेनिफिट्स होते हैं। और जब फाइन प्रिंट्स होता है उसके अंदर पता लगता है कि भाई उसका उसका कारण क्या है। अब जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर ये सोयाबीन को जेनेटिकली मॉडिफाइड बात कर रहे हैं, अब उसको उनके फाइन प्रिंट में पता है क्या कितने सारे कंडीशंस लिखी हुई हैं। वहां पे यूएस में 90% जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, तो हमने ये कंडीशन लगा दी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, तो ऑलरेडी 90% वो एक्सक्लूड हो गया। जो 10% नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है वो इतना महंगा है कि अगर इंडिया में हमने इंपोर्ट भी किया तो उससे हमारे सोयाबीन प्रोड्यूसर्स को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे ही बहुत सारी ड्यूटीज ऐसी लगाई जाती हैं जो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ती हैं, ये नहीं कि या जीरो पे आती हैं, धीरे धीरे 2030 तक जीरो आएंगी, ताकि इस बीच में जो घरेलू उद्योग धंधे हैं वो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि वो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कंपटीशन कर सकें। तीसरा फैक्टर ये होता है कि यूएस से जो भी इंपोर्ट होता है, अब क्रिटिसिज्म ये है कि 0% ड्यूटी, 0% ड्यूटी, आप पे 18% ड्यूटी। तो 0% ड्यूटी का मतलब ये होता है जो चीज मान लीजिए आपको इंडिया में $1 की कॉस्ट करती है, तो यूएस में जाकर के वही चीज आपको $10 से ज्यादा महंगी कॉस्ट करेगी। तो जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज्यादा होगा ओरिजिनली, तो 0% टैरिफ के बाद भी आपका जो इंपोर्ट होगा वो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा होगा, 10 गुना ज्यादा होगा। तो इस प्रकार की बातें करना, अब आप देखिए उसमें कितने बेनिफिट्स हैं। हमको जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चिप्स चाहिए होती हैं, सेमी। जी, मुकेश जी जैसे ही वापस जुड़ेंगे मैं उनके पास लौटता हूं, वो विस्तार से जानकारी दे रहे थे। प्रताप भानु शर्मा जी, विशेषाधिकार का जो नोटिस है वो लेकर आएगी सरकार, सत्ता पक्ष ये बता रहा है कि नाम लेकर इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए गए, कुछ चीजें एक्सपंज कर दी गई। भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या मूल मुद्दे से भटक रहे थे राहुल गांधी या वाकई उन्होंने सरकार को घेर लिया है? देखिए गोयल जी, कोई मूल मुद्दे से नहीं भटके राहुल जी। बहुत सटीक और आक्रामक भाषण था उनका, और मुद्दों को एक्सपोज करते हुए था कि किस तरह से हमारी सरकार ने सरेंडर होकर ये ट्रेड डील कर ली अमेरिका से एक तरफा। और आज जितने ये मुकेश त्यागी जी फायदे गिना रहे हैं या गुणगान कर रहे हैं, ये बताने में सक्षम नहीं है कि 18% कैसे हो गया। जो 3-3.5% टैक्सेशन था, जो टैरिफ हमारा पहले 2.5 से 3%, 3.5% था, 18% कैसे हो गया? ये तो कह रहे 50% से 18% हो गया। और इस तरह से देश को गुमराह तो नहीं करना चाहिए। और ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी कमर्शियल व्यक्ति, कोई भी हमारा भारत का छोटा साधारण किसान इस बात को समझ रहा है कि हमें सोयाबीन की आवश्यकता नहीं है, सोयाबीन तेल की आवश्यकता नहीं है। हमें इनके जो कपास कह रहे हैं कि हम 18% पे देंगे, और हमारे जो एक्सपोर्ट करेंगे हम कपड़े और वो बांग्लादेश से तो 0 ड्यूटी पे लेंगे, और हमसे 18% पे लेंगे, कपास 0% पे देंगे। ये इतना इम्बैलेंस है ये ट्रेड एग्रीमेंट की, जिसकी व्याख्या की जाए उतना कम है। अब आप बताइए, आज हमारा जो अमेरिका को एक्सपोर्ट है करीब 3.5 लाख करोड़ का है, इंपोर्ट 1.5 लाख करोड़ का है। और यदि इनके 5 साल में जो 45 लाख करोड़ का है, इन्होंने कमिटमेंट किया है भारत सरकार से या हमारे देश से, इससे क्या होगा? कितना ट्रेड इम्बैलेंस हो जाएगा? आप माने करीब 9 लाख 10 लाख करोड़ आप इंपोर्ट करेंगे, और हर साल में आप एक्सपोर्ट करेंगे सिर्फ 2.5-3 लाख करोड़ का।
इतना ट्रेड डेफिसिट, वैसे हमारे चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, और इस अच्छा, एग्रीमेंट में तो इन्होंने, राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है, भारतीय हितों को, किसान के हितों को, देश के हमारे उद्योगों को, देश के किसानों को, देश के कृषि सेक्टर को, आप सोयाबीन को, हमारे डेयरी सेक्टर को इन्होंने बेच दिया। अमेरिका क्या जवाब था, क्यों कॉम्प्रोमाइज किया? ये जो 6 महीने से डीलिंग चल रही थी वो 1 महीने में क्यों कंक्लूड करना पड़ी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और गोयल जी आप ये भी देखिए कि पूरी ट्रेड डील क्या हुई है, इसमें संसद को क्यों अवगत नहीं करा गया आज तक? पूरा डॉक्यूमेंट रखना चाहिए, थोड़े बुलेट पॉइंट आ गए, जैसे लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया हो। जब दो देशों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, ज्वाइंट एग्रीमेंट है, एक तरफा है तो है नहीं, अभी तो लग रहा है एक तरफा ही हो गया। देश की संसद में ये फैक्ट नहीं दे सकते, देश की संसद में पूरा बटन पे ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते, तो ये इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? क्यों ये सच्चाई छिपाई जा रही है? इसमें एक दो चीजें मैं ऐड कर देता हूं। जैसे आपने ये जो कहा, इसमें आज अमेरिका की ओर से फैक्ट शीट आई है। आज अमेरिका की ओर से फैक्ट शीट में बदलाव हुए हैं। उन्होंने $500 बिलियन के खरीद के कमिटमेंट को, दावे को अब इरादे में कन्वर्ट कर दिया है। तो उन्होंने कहा कि इरादा है। दूसरा, अब वो दालों का जिक्र भी उसमें से हट गया है जो पहले था, तो शायद इसलिए नहीं रख रहे हैं कि अभी और बदलाव होने हैं। लेकिन मैं एक बार शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर मैं पूछ लेता हूं मुकेश त्यागी जी से कि भाई इतनी बड़ी डील में, जी प्रताप जी बात पूरी कीजिए। से है गोलमोल करके, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, ये बात तो साफ हो गई कि इनके इरादे साफ नहीं है। पहले डॉक्यूमेंट में लिख दिया इरादे, फिर क्या मतलब है कमिटमेंट? आज चेंज किया ना उन्होंने, आज ही अमेरिका ने अपनी फैक्ट शीट में बदलाव किया और जो कमिटमेंट था उसे इंटेंट टू बाय कर दिया। मतलब अब इरादा हो गया, वो वादा नहीं रहा। वो कब वायदे में परिवर्तित हो जाए, जैसे वायदा इरादे में हो गया, इसकी कोई गारंटी है? लिख के देंगे कि हम नहीं बदल रहे हैं? नहीं, ये जारी रहेगा। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये समझ में नहीं आ रही वरुण जी कि ये 3-3.5% का जो टैरिफ था, जो बरसों से चला आ रहा था, 18% करने का क्या मायने है? वो मैं पूछ लेता हूं, क्योंकि वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के देशों पे टैरिफ लगाया नई पॉलिसी के तहत। मैं पूछता हूं, एक मिनट। हाँ जी मुकेश जी, ये भी मैं शुक्ला जी के पास जाऊं उससे पहले, भाई इतनी बड़ी डील से पहले ये क्यों दबाव डाल रहा है कि हम ऑयल नहीं लेंगे रशिया से? सस्ता ऑयल $15 से $20 पर बैरल हमें मिल रहा है रशिया से, उस पर क्यों बैन लगाना चाहते हैं? 4 चौकीदार रखेंगे उसकी जांच करने के लिए। ये आज तक तो भारत की प्रभुसत्ता पर इस तरह का कोई कभी दबाव नहीं आया। ये हमारे प्रभुता को बैठना नहीं है तो क्या है? ये दबाव में किया हुआ कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट है जो एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है प्रताप भानु जी। हाँ जी मुकेश त्यागी जी, भाई ये क्यों कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा विपक्ष को? अगर लेते, उनकी जानकारी में लाते इस ट्रेड डील से पहले, तो शायद इतनी स्थिति खराब ना होती। मुझे लग रहा है मुकेश जी तक आवाज नहीं जा रही है, तो जैसे कनेक्ट होते हैं जी। तो अजय शुक्ला जी के पास चलते हैं। अजय जी, ये आज जो सदन में हुआ, अब सरकार ने कहा कि वित्त मंत्री का जवाब सुन के जाइए। हालांकि राहुल गांधी अपना संबोधन खत्म करके चले गए, उसके बाद अभी सदन में बहुत कुछ कहा भी गया। आपको क्या लग रहा है, क्या ये व्यक्तिगत आरोपों की ओर मामला ज्यादा जा रहा है, या फिर विपक्ष अपनी भूमिका के तहत सरकार को घेर रहा है और सरकार असमंजस की स्थिति में है? देखिए वरुण, मुझे लगता है कि पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत में नेता प्रतिपक्ष है, यह संदेश दिया जा रहा है। और यह संदेश इस आधार पर भी दिया जा रहा है, जब सत्ता पक्ष के मंत्री, तमाम सांसद रोकने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध थे कि भाषण न दे पाए नेता प्रतिपक्ष, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतरीन और इतने बुरे माहौल में कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने कभी भाषण नहीं दिया होगा शायद। उस स्थिति में उनका भाषण हुआ है, पहली बात। दूसरी बात मैं जो कहूंगा कि ट्रेड डील हुई, आज तक का इतिहास है, कभी भी किसी कंट्री से जब भी हमारे द्विपक्षीय या बहुपक्षीय समझौते होते थे, तुरंत आते ही देश का प्रधानमंत्री या जो भी मंत्री उसको करते थे, आके एक एक पॉइंट ब्रीफ करते थे कंट्री को। यदि सदन चल रहा होता था तो सदन के पटल पर सबसे पहले उसको बताया जाता था, उसके रिटन डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, सदस्यों को उसकी कॉपी मिलती थी। लेकिन
ये एक नई तरह की सरकार है, जैसे कि कहते हैं वो कि न्यू इंडिया है, उसमें कुछ नहीं बताया जाता है, कोई चीज नहीं दी जाती है। अब जैसे आपने खुद ही बताया कि उन्होंने पहले कहा था दावा, अब कह रहे हैं इरादा, यानी जो कोई है सारे निर्देश अमेरिका ही दे रहा है, अमेरिका ही बता रहा है, उन्हीं की हम शीट देख करके डिसाइड कर रहे हैं कि वादा है कि दावा है कि इरादा है। हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी सरकार ने कोई ऐसा नोट जारी नहीं किया है अभी तक। तीसरी चीज, नेता प्रतिपक्ष ने जो आज भाषण दिया वो भारत के भविष्य का भाषण था, उसकी चिंताएं उसमें समाहित थी। आज वो भारत की संप्रभुता को लेकर के था, आज उसमें इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट का भी जिक्र था, एनर्जी का भी जिक्र था, फाइनेंस का भी जिक्र था। एक विजन से युक्त जो बजट पे डिस्कशन है वो था। उन्होंने यह भी पेश किया, विकल्प भी दिया कि यदि हम होते, यानी इंडिया अलायंस होता और इस पर चर्चा कर रहा होता तो वो डील कैसी करता, यह भी उन्होंने दिया। इसके बाद में उन्होंने फार्मर्स की जो चिंता व्यक्त की, मैं बड़ा दुख होता है कि जो बात मुकेश त्यागी जी यहां कह रहे थे, यदि वही बात भारत सरकार के मंत्री जो है दिखा करके कागज इस देश को बता देते तो शायद हमें आपको यह चर्चा न करनी पड़ती। मुझे लगता है मुकेश जी को मंत्री बनाया जाना चाहिए, इससे बेहतर होता, क्योंकि जब प्रवक्ता उनका इतना काबिल है कि वो सारी बात बता दे रहा है, लेकिन मंत्री नहीं देश को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं, मंत्री नहीं बता पा रहे हैं, मैं बधाई देता हूं मुकेश जी को। इसके बाद में एप्स्टीन फाइल का जो जिक्र आया, वो डॉक्यूमेंट कोई राहुल गांधी के नहीं है, वो आरोप नहीं कह सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है उस कोर्ट ऑफ जस्टिस का, सॉरी वहां के जो जस्टिस डिपार्टमेंट फाइल थी, हाँ, तो जस्टिस डिपार्टमेंट के वो एप्स्टीन फाइल के वो सारे हैं। अब जो बात कही जा रही, राहुल गांधी ने तो वही कहा कि हम ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, तब जरूर जो संसदीय कार्य मंत्री थे उन्होंने यह मांग की, राहुल गांधी ने तुरंत कहा हम कर रहे हैं, तब चेयर ने कहा कि नहीं आप नहीं करेंगे, क्योंकि चेयर समझ गई कि यदि ऑथेंटिकेट कर देंगे तो उसे रिकॉर्ड में लेना पड़ेगा, और रिकॉर्ड में आ गया तो जिस चीज से हम बच रहे हैं, चूंकि भानु जी सांसद रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को जानते हैं कि निश्चित रूप से वो रिकॉर्ड में आ जाता तो जिससे बचना चाह रहे थे उसमें फंस जाते, इसलिए वहां बच गए। अब वो प्रिविलेज लाएं या कुछ लाएं, नोटिस दें, कुछ भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है और राहुल गांधी ने कोई आरोप नहीं लगाया, सिर्फ इतना कहा कि एप्स्टीन फाइल में नाम है, और उसके बाद में सदन से वो दोनों नाम जो उन्होंने लिए वो हटवा दिए गए। तो ऐसी स्थिति में वो सदन की कार्रवाई का हिस्सा भी नहीं रह गए। जब नहीं रह गए और यदि ऑथेंटिकेट हो जाता तो वो सारी चीजें आ जाती, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है चेयर ने बहुत अच्छे ढंग से संभाला है, और मैं उसके लिए जो भी चेयर कर रहे थे जगदम्बिका पाल, हाँ, उनको निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं, वैसे ही जैसे मुकेश जी हैं कि मुकेश जी इतने बेहतर तरीके से वो जीआई से लेके सारी चीज डिफाइन कर दे रहे हैं, वही चीज उन्होंने करके एक प्रकार से सरकार को डिफेंड कर लिया, बचा लिया। जी ओके जी। तो मुकेश जी, भोपाल में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि क्या क्या नहीं आएगा और क्यों चिंता नहीं करनी चाहिए, क्यों जो है विपक्ष जो भ्रम फैला रहा है उसके झांसे में लोगों को नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसा प्रताप भानु जी कह रहे हैं कि इतनी बड़ी डील से पहले क्या विपक्ष को भरोसे में लिया नहीं जाना चाहिए था, एक। दूसरा, आज यूएस की फैक्ट शीट में बदलाव हुए हैं, अब वो कमिटमेंट से इंटेंट पे आ गए हैं, मतलब वादे से इरादे पर आ गए हैं। वो राहत हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें वहां हो रही हैं, तो एक कंक्रीट फुल एंड फाइनल के लिए क्या अभी और इंतजार करना है, इसलिए आप लोग नहीं रख रहे सामने? नहीं, देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि बड़ी बहुत बहुत धन्यवाद प्रवक्ता महोदय ने मेरे प्रति इतने विशेषण लगाए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूं वरुण जी कि देखिए,
बहुत जटिल होती हैं ट्रेड डील्स, इतनी सिंपल नहीं होती कि आप लीनियर मॉडल पे इसको एनालाइज करें। इसके मल्टीपल डायरेक्शंस होते हैं, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं इसके अंदर। अब आप ये देखिए कि पहले अगली 25 में 10 से 25% था, फिर अगस्त में 25 से 50% हुआ, अब घट करके फरवरी में 18%, 82% रिडक्शन टैरिफ में हुआ है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे आपने अभी कहा $500 बिलियन, $500 बिलियन मान लीजिए इंटेंट भी नहीं होता, अगर ये $500 बिलियन मान लीजिए एब्सलूट होता, तब भी आप हमारा ट्रेड डेफिसिट आप देख रहे हैं कितना है, $50 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है यूएस में, मतलब इट इज ऑन आवर साइड। हम उनको ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हम उनसे कम इंपोर्ट करते हैं। वो एक ट्रेड बैलेंस करने का उनका एक तरीका था, लेकिन इसका कोई ये डेफिनेटिव एग्रीमेंट नहीं कि $500 बिलियन नहीं करेंगे तो आप पे कोई पेनल्टी लगेगी। दूसरा, ये कौन से एरिया में $500 बिलियन का उसमें है, वो है आपके हाईटेक एरियाज में, उसके अंदर एयरफोर्स है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाईटेक इंपोर्ट्स हैं, उसके अंदर ये सब दाल, और ये दाल भी देखिए हटा दिया गया, दाल का प्रोटेस्ट किया गया। तो ये भी फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है, अभी आगे आगे देखते जाइए उसमें और भी राहतें मिलने वाली हैं। और जहां तक रशिया और ऑयल की बात आ रही है, आज के दिन भी 35% से आज भी हम 22.2% जो है अभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। और अभी ऑयल के प्राइसेस भी कम हो गए हैं, $60 हो गए। जिस समय ये रशिया के साथ रूपी रूबल एग्रीमेंट हुआ था, उस समय $100 के आसपास बैरल था। तो अभी जो ऑयल की दाम है वो सस्ते हो गए हैं। हर तरीके से, हर दृष्टिकोण से ये डील बहुत ही महत्वपूर्ण डील है। इसमें आपको बहुत सारे, जैसे जैसे सेमी कंडक्टर है जिसपे आपको चाइना पे डिपेंड करना पड़ता है, वो आपको यूएस से मिलेगा एट ए वेरी लोअर कॉस्ट। तो आपको सेमीकंडक्टर आज बहुत जरूरी है, हर चीज में सेमीकंडक्टर। ईवी अगर आपको लाना है, अगर आपको पोल्यूशन फ्री कंट्री चाहिए तो ईवी चाहिए। ईवी कहां से आप, जब अगर चाइना पे डिपेंड करेंगे आप। दूसरा, मॉड्यूलेटर जो न्यूक्लियर सिस्टम है वो चाइना यूएस से इंपोर्ट होंगे। तो बहुत सारे आप आपसे ये जानना चाह रहा हूं, क्या राहुल गांधी ने आज सदन में अपने संबोधन से सरकार को असहज कर दिया है? और वो जो कह रहे हैं कि ट्रेड डील जो है ये जबरदस्त दबाव में हुई है, ये सरकार प्रेशर में है यूएस के, यूएस बदलाव कर रहा है, कभी कुछ कह रहा है कभी कुछ कह रहा है। तो क्या ये चीजें आपके लिए अनकंफर्टेबल हैं? हमारे लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल नहीं है। मोदी जी बहुत ही मजबूत सशक्त प्रधानमंत्री हैं और वो एक बहुत समग्र दृष्टिकोण से पूरे विश्व को देखते हैं। हिंदुस्तान की आज स्थिति आप देखिए, कहते हैं कि प्रथम दृष्टा आप देखिए, हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, चौथी ऑलरेडी हैं। आज हमारा स्टॉक मार्केट भी बहुत ऊंचा जा रहा है। इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है? अगर अच्छे नीति नहीं होंगी, राहुल गांधी जी को ठीक है वो क्रिटिसाइज करें, एलओपी है, लेकिन मैं समझता हूं कि उनको पूरा एक समग्र दृष्टिकोण से बात करनी चाहिए। आप एक दो इशू को उठा करके आप कहें कि बिक गया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो कहना बहुत मुश्किल होता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, कि ऊंट का उनका कुछ पता ही नहीं। वहां पे उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स ऐसी है कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल देते हैं वो रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोल देते हैं। तो लेकिन एक बार एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं तो गवर्नमेंट इज कमिटेड टू दोस एग्रीमेंट। तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कुछ और परिवर्तन लाने की बात करें, कुछ कहना कुछ भी नहीं कहा जा सकता इस बारे में। लेकिन हम, अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है। आप आज आप पाकिस्तान से, उन्होंने देखिए जनरल मनोरी को बुला करके अपने यहाँ लंच कराया, तो हमारा तो जियोपॉलिटिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो गया ना। हमें कहीं ना कहीं से तो अमेरिका को भी कंटेन करना पड़ेगा। पाकिस्तान जो है हमारे सर पे बैठा हुआ है और अमेरिका का सपोर्ट आएगा नहीं तो हमें कहां से हम, ये क्या फिर विफलता की निशानी है अगर पाकिस्तान सर पे बैठा हुआ है तो? नहीं नहीं, विफलता की निशानी नहीं है, अलग जियोपॉलिटिकल है। जिस देश को अलग थलग करने में आप कामयाब हुए थे वो उठ के बैठ रहा है, तो फिर कहीं चूक हो गई क्या रणनीतिक? चाइना भी बैठा है। आपने देखा क्वाड, एक कॉन्सेप्ट है क्वाड, आपने जानते हो क्वाड के बारे में? मैं जानता हूं। तो उसमें क्यों आया क्वाड इसलिए आया कि चाइना के इन्फ्लुएंस को कंटेन करने के लिए क्वाड आया। तो वो आप कहेंगे कि आपकी विफलता है? मतलब उसमें और भी ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें और भी कंट्री। आपके शब्द हैं कि पाकिस्तान सर पे बैठा हुआ है, मेरे शब्द थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूं वरुण जी कि उसमें बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं। बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है। अगर आपको ये एक बैलेंस बना के रखना है
तो आपको बहुत सी डिप्लोमेटिक समीकरण ऐसी साधने पड़ते हैं जिससे कि देश की जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक पोजीशन एक बैलेंस कंडीशन ठीक में है। रहे। अब आप उसका ओके। एक इशू एक सूर्या पकड़ लेते हैं और कहते हैं ये गलत है वो गलत है। इस प्रकार से बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा ये सुझाव है। ओके ओके, सोफिया खान हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत है सोफिया आपका। सबसे पहले मैं जो बजट सत्र पे सदन में चर्चा चल रही है उस पे एक बंगाल का विषय उठा हुआ है, उस पे बात कर लेता हूं। राहुल गांधी का तो बयान है ही, वित्त मंत्री आज जवाब दे रही हैं बजट पे। उन्होंने कहा कि बंगाल में बजट में बंगाल का जिक्र नहीं है, ये गलत जानकारी टीएमसी की ओर से साझा की गई। उन्होंने कहा कि दुर्गापुर आसनसोल में ईस्टर्न कॉरिडोर बनाया जा रहा है, हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर सिलीगुड़ी तक जाने वाली है, जूट को लेकर घोषणा हुई है जिससे एक्सपोर्टर को फायदा होगा। बंगाल की सरकार खुद स्टेट जीएसटी कम नहीं करती है, दिल्ली से ज्यादा महंगा पेट्रोल डीजल वहां पर है, तो इसके बारे में उन्हें सोचना चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक बात इनकी है तो ये लोग सांसद में बैठकर भी झूठ बोलते हैं, और हमारे सांसदों ने, टीएमसी के जितने भी सांसद हैं, हमारे महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी साफ साफ शब्दों में कहा है कि बंगाल का जिक्र इन्होंने कहीं भी नहीं किया है। बंगाल के बारे में, बंगाल के जो आम लोग हैं, यहाँ तक कि यहाँ का जो मनरेगा का पैसा, यहाँ आवास योजना का पैसा जो 2 लाख करोड़ तक बनता है, वो लोग तक इन लोगों ने नहीं दिया। कहते हैं भ्रष्टाचार हुआ है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आम लोगों के पैसे क्यों रोक दिए? इसके बारे में तो इनको, मुझे लगता है मुकेश जी जरूर जानकारी देंगे। जहां तक बात है बंगाल की नीति के बारे में, तो बंगाल में ये सिर्फ चुनाव के वक्त आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी, और आकर जो जुमला पूरे देशवासियों को देते हैं वही जुमला बंगाल वासियों को भी आकर ये देते हैं। बाकी कुछ दिन बाद ही बंगाल में भी असेंबली में बजट पास किया गया, जहां पर ममता बनर्जी ने काफी इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा की, और ऑब्वियसली महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे बजट पेश किया। लेकिन जहां तक देश की बात है, देखिए आज 79 साल हो गए हमारे देश की आजादी को, लेकिन कहीं ना कहीं हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं। अभी मुकेश जी की बातें मैं सुन रही थी कि प्रदूषण और ये वो सारी बातें कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि दिल्ली का प्रदूषण जो है वो, मुझे लगता है पूरे देश विश्व में सबसे ज्यादा है। अगर हम बात करें गंदा पानी पीकर देशवासी मर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम तीसरे नंबर और चौथे नंबर पे। अरे भाई, क्या चीज तीसरे और चौथे नंबर पे भ्रष्ट देश के तौर पर है या भ्रष्ट नेताओं के कैटेगरी में है? किस कैटेगरी में? बाकी डेवलपमेंट तो कुछ दिख नहीं रहा है। यहाँ ये अमेरिका और उनके नीतियों पर दब रहे हैं। ये क्या वही होने वाला है जो आज 200 साल पहले हमारा जो देश जिस तरीके से गुलाम हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस तरीके से हमारे देश को चपेटे में लिया था, बड़े मुश्किलों से हमारे सेनानियों ने आजादी दिलाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें सामने आ रही हैं, जो टैरिफ की बात ये कर रहे हैं ना, 18%, पहले 50 होता है, 25 होता है, फिर 18 होता है। अरे मनमोहन सिंह की, ये कहते हैं ना निकम्मी सरकार, मनमोहन सिंह के टाइम में तो ये लगभग 3% था। तो इसके बारे में क्या जवाब देंगे? आज ये कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया पे लगाया ना, उस टाइम तो किसी पे लगता नहीं था। अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के दबाव में भारत क्यों आएगा? अगर ये तीसरे चौथे नंबर पर हम बिल्कुल विकसित देश हैं, तो अमेरिका की क्या वाणी जो वो हमें दबा ले, या उनके शर्तों पर हम क्यों जिए? हमारे किसान, हमारे मजदूर, हमारे देश के जो लोग हैं, वो लोग इस सारी चीजों से कितने प्रभावित होने वाले हैं या हो रहे हैं, इसके बारे में मुझे लगता है कि ये भाजपा के स्पोक पर्सन को जरूर बतानी चाहिए कि क्या इनकी रणनीति है, किस तरीके से, किस दबाव इन्होंने अमेरिका के चीजों को जो डील्स है, ये ट्रैप डील जो है वो क्यों किया? देशवासियों को इससे क्या फायदा होना चाहिए? क्योंकि देखिए, देशवासी तो नहीं जान रहे हैं ना, अंदर ही अंदर आपने देश को बेच दिया या देश के साथ कोई समझौता कर लिया, कोई पछताने का मौका मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, ये भी देश जानना चाहता है। मुझे लगता है ये स्पष्ट होना, जहां विपक्ष की आवाज को दबा दिया राहुल गांधी अपना भाषण कंक्लूड करके गए, सोफिया खान नहीं दबाई आवाज, खुलकर बोले हैं राहुल गांधी। सरकार मनमाने तरीके से अपनी सारी बातों को इम्प्लीमेंट करने के बाद विपक्ष को बताता है, या उसके बारे में विपक्ष को बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरे का एक अलार्म है। ठीक है, ओके। प्रताप भानु शर्मा जी, जैसे देश के कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं भोपाल में, वो बताते हैं क्या हुआ, दूसरे मंत्री कुछ जानकारियां दे रहे हैं, आप बार बार ये जाहिर कर रहे हैं कि ऐसी शंका है कि ऐसा हो जाएगा। तो क्या सरकार को शंका का निवारण करना चाहिए, या फिर सरकार ये कह रही है कि शंका के नाम पर, बीजेपी ये कह रही है कि शंका के नाम पर आप जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं?
भ्रम फैलाने का काम तो बीजेपी और शिवराज सिंह कर रहे हैं और उनके मंत्री कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं। यदि हम ये कहें प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है कि ट्रेड डील में है क्या, घोषणा ट्रंप करते हैं डील की। ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और दोनों की सहमति का डॉक्यूमेंट होता है, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है, जिसके पहला अधिकार संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। संसद के बाहर बयान क्यों दे रहे हैं? ट्रेड डील पर फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं बता रहे? एग्रीकल्चर मिनिस्टर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? संसद में पूरा डॉक्यूमेंट क्यों नहीं रखा जा रहा? ये आप खुद ही कह रहे हैं कि जो पहले कह रहे थे कि कमिटमेंट था, अब वायदे को इरादे में बदल दिया है। कितनी तब्दीलियां होंगी, कितना बदला जाएगा? और अमेरिका कैसे हम पे दबाव डाल सकता है कि हम रूस से तेल ना लें, हम ईरान से तेल ना लें? अब बांग्लादेश पे टैरिफ कर दिया, बस कपड़ों पे, रेडीमेड गारमेंट्स पे 0%, और हमारे ऊपर कर दिया 18%, जो पहले 3% था। ये क्या है? ये ट्रेड डील नहीं है, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप है, कंप्रोमाइज है। कुछ ना कुछ चीज ब्लैकमेल ये कर रहे हैं। दबा रखी है सरकार की, नरेंद्र मोदी की और अन्य मंत्रियों की, जिनका एप्स्टीन फाइल में डिस्कशन है, वर्णन है, जो आते हैं। ये तो डॉक्यूमेंट है, वहां के जुडिशरी ने, वहां के उस डॉक्यूमेंट बाकी मिनिस्ट्री ने निकाला है। हमारे शुक्ला जी ने, अजय शुक्ला ने बहुत बढ़िया बात कही कि राहुल गांधी का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में सबसे दिलेरी का भाषण था। 50 मिनट बोले, पर उनका भाषण रहा 22 मिनट का। बाकी तो इंटरफेरेंस होता रहा, इंटरप्शन करते रहे। चेयर ने नहीं बोलने दिया, रिजिजू ने नहीं बोल, हम भी सुन रहे थे, पूरा भाषण सुना है हमने। पर जिस दिलेरी से उन्होंने ऑथेंटिकेट करने की बात कही, वही उन्होंने पलटी खा गए। वो आपके जो चेयरमैन थे उस समय, जगदम्बिका पाल, जो पहले कांग्रेस के ही थे हमारे, वहां से निकलकर डिफेक्शन गद्दार बन गए, डिफेक्ट होके वहां पहुंच गए। अब ऐसे लोग यदि सरकार में बैठेंगे, मौका प्रस्ती का जो देश की अस्मिता को गिरवी रख दिया, हमारे किसानों को बिल्कुल ऐसा मोहताज कर दिया। मैं आपको बताऊं, आपको गोयल जी, हमारे मध्य प्रदेश में इतनी ताकत है, हमें दलहन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरे भारतवर्ष को हम दलहन दे सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो राइस का, चावल का कटोरा है, उसमें इतनी ताकत है कि यदि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की हम बात करते हैं, तो वो पूरे देश को चावल खिला सकते हैं। आप बताइए, जब हम आत्मनिर्भर, दूसरों पर अमेरिका निर्भर हो गए आत्मनिर्भर होते होते, आज जो ट्रेड डील का इम्पैक्ट जा रहा है, जो किसानों पे इम्पैक्ट जा रहा है, नौजवानों पे इम्पैक्ट। अब हमारे मुकेश त्यागी जी बहुत साफ बात करते हैं, अच्छा लगा वो जो सुनकर। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान से डर है, हमें इससे डर है, हमारा। पर किसी से भी डर हो, यदि हम खुद मजबूत नहीं है, यदि हम आत्मनिर्भर नहीं है, यदि हम मजबूत से राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, हमें सरकार में रहने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री को, देश के वित्त मंत्री को और देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, अमेरिका के सामने सरेंडर होने की बजाय। यह होती है भारत की आत्मनिर्भर नीति, यह होती है मेक इन इंडिया की नीति। यदि तुम किसान के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, हमारे उत्पादनों को सुरक्षित नहीं रख सकते, आपका बांग्लादेश आपके साथ नहीं, पाकिस्तान आपके साथ नहीं, नेपाल आपके साथ नहीं, आसपास पड़ोस के लोग, वो छोटा सा पिद्दा सा देश क्या है वो, इंडियन ओशियन के पास में, सम्मान सारे देशों से छोटा हो। जी प्रताप भानु जी, एक छोटी चीज पढ़ देता हूं, फिर मैं एक छोटी सी चीज और पढ़ देता हूं। ये बताया जा रहा है 2008 में जब, जी प्रताप भानु जी, एक छोटी चीज पढ़ देता हूं मैं। 2008 में यूपीए सरकार ने जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील की थी, जब कंप्लीट हुई थी, तब यूएस का बयान था, इंडिया हैज कमिटेड टू सेपरेट इट्स मिलिट्री एंड सिविल एक्टिविटीज एंड सबमिट इट्स एंटायर सिविल प्रोग्राम टू इंटरनेशनल इंस्पेक्शन। तब उन्होंने विरोध किया था कि अमेरिका ये कैसे कह सकता है। नहीं, देखिए, अमेरिका ने, जब हमने न्यूक्लियर डील में सिविल यूज का उसमें उनको आश्वासन दिया, हमारे एटॉमिक रिएक्टर हम सिविल पावर एनर्जी के लिए हम यूज करने के लिए उनको अंडरटेकिंग दी, तो उससे साफ हो गया और उनको हमें निरीक्षण कराने में कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर मिलिट्री पर्पज के लिए है, उसको दोनों को अलग अलग रखा हुआ है, उसका इंस्पेक्शन कभी नहीं करा। और वो बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू थी मनमोहन सिंह जी के टाइम पर,
जो थी, इसमें कोई दीवार दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन वही बयान की जो भाषा है उसी पे बात हो रही है। मैं एक बार अजय शुक्ला जी के पास आऊंगा। मुकेश त्यागी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, सुन रहे हैं। क्या अमेरिका ने कोई नस दबा रखी है जिसके दबाव में आप लोग आ गए हैं? कैसे नस दबा रखी, जरा मुझे बताइए। ट्रेड डील करना गलत हुआ है? ये तो प्रताप भानु जी बता रहे हैं ना कि यहाँ नहीं, के लोगों के हितों को जो है वो ताक पर रखकर ये डील हुई है। विपक्ष को भरोसे में लिया नहीं गया। डील का कंक्रीट मसौदा सामने आ नहीं रहा। अमेरिका ने आज भी बदलाव कर दिया फैक्ट शीट में। हालांकि जो बदलाव है वो पॉजिटिव है। जो आज बदलाव दिखे हैं उसमें दलहन का जिक्र नहीं है, अब इंटेंट का जिक्र है, और भी बदलाव है। तो वो कह रहे भरोसा कैसे करें भाई अमेरिका पे? तो क्या कोई नस दबा दी है कि आपने जल्दबाजी में ये डील कर ली, अभी और इंतजार और नेगोशिएशन या एक फाइनल जो कंक्रीट फैसला है उस वो सामने आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ब्लूप्रिंट की? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये ट्रेड डील बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं। इनके फाइन प्रिंट आते आते और इनकी इम्प्लीमेंटेशन होते होते बहुत सारे इफ एंड बट्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर इतने सारे सब क्लॉजेस होते हैं। एक तो सर्टिफिकेशन का क्लॉज होता है कि आपको सर्टिफिकेट देना है। जैसे कि ब्राजील और ऐसी और कोई कंट्री आपको सोयाबीन न दे दे, उसमें नेशन का के अंदर बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। यही तो दिक्कत है कि फाइन प्रिंट किसी ने पढ़ा नहीं है, और बिना फाइन प्रिंट किए हुए उसका जो मेन क्लॉज है उसके ऊपर इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अब जैसे टीएमसी की प्रवक्ता बोल रही थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रही थी। अब आप उनके आर्गुमेंट में देखिए कितनी कमजोरी है। एक होता है ऑटोमेटिक विड्रॉल, डेवोल्यूशन ऑटोमेटिकली होता है। 2023-24 में 76,000 करोड़ आए इनके पास, 2024-25 में 84,000 करोड़ आए, 2025-26 में 92,000 करोड़ आए। अब क्यों नहीं इनको मिलते सेंट्रल गवर्नमेंट का एलोकेशन? क्योंकि वहां पे ये यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सरकार को नहीं भेजते हैं। वहां पे ये लोग चुप हो जाते हैं। क्यों नहीं भेजते हैं भाई? आप ऑडिटिंग क्यों नहीं कराते? अपने जो फंड्स आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं उसकी ऑडिटिंग नहीं कराते। वहां तो वेस्ट बंगाल के अंदर तो मैं समझता हूँ अराजकता की पराकाष्ठा है। वहां पे पुलिस नहीं जा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट से। वहां पे कोई सीबीआई की टीम जाती है तो उसको पुलिस कमिश्नर ही खुद रोक लेते हैं। तो वो तो कानून को मानते ही नहीं किसी प्रकार से। और वहां पर मतलब मैं टीएमसी की पोल खोलने लगूं तो टीएमसी ने तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली अपीसमेंट का जो चैंपियन बने हुए हैं। तो मनरेगा का भी आप यही आलम इनका है, कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है शायद 5 तारीख को, 25% दिए इन्होंने अपने एम्प्लॉयज को नहीं दिया है। तो ये तमाम ब्रीचेस करती हैं ममता बनर्जी। और जब हम विकास की बात करते हैं, फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, तमाम स्पीड ट्रेन की बात कर रहे हैं, तो ये क्रिटिसाइज करने लगती हैं। तो ये तो रहा टीएमसी का मामला। अब रहा एक्सपोर्ट, यूएस के एक्सपोर्ट की बात मैं आपको बताऊं। $33 ट्रिलियन जो टेक्सटाइल को और लेदर गुड्स को और जेम एंड ज्वेलरी को जो वहां पर 18% पे एक्सपोर्ट होगा, आपको मालूम है इसकी कितना कितना बड़ा ये ट्रेड है? ये $33 ट्रिलियन का। उसका आप इम्पैक्ट दिखाइए, कितनी बड़ी इकोनॉमी में असर आने वाला है। उसको बात नहीं कर रहे हैं कि कितना कितना। अगर वही, अब आप ये देखिए T+1 एक कॉन्सेप्ट है कि चाइना में पहले सारी फैक्ट्री चाइना जाती थी। अब T+1 में क्या होने लगा है, हमारी सबसे कम है, 18% हमारी है, 19% शायद बांग्लादेश की है, और भी नेबरिंग कंट्रीज की हमसे ज्यादा है। तो वो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेटिकली इंडिया में शिफ्ट होने लगेगा। ये T+1 की पॉलिसी चाइना से धीरे धीरे उनकी मोनोपोली खत्म होती चली जाएगी, उनके एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा। अब रहा इंपोर्ट का मामला। इंपोर्ट में हम वो इंपोर्ट कर रहे हैं जो रॉ मटेरियल है, जो हमारे फिनिश प्रोडक्ट के लिए काम आएगा। वो चाइना की भी पॉलिसी यही है कि वो लोग मेन प्रोडक्ट पे तो ज्यादा ही वो लगाते हैं टैरिफ, लेकिन जो रॉ मटेरियल है उस पर कोई कुछ नहीं लगाते, ताकि रॉ मटेरियल सस्ता है और हम फाइनल प्रोडक्ट जो है एक कम कॉस्ट के अंदर आज एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ाएं। तो ये सारी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं सर, ये इनको समझना पड़ता है। ये आप ऐसे ही क्रिटिसाइज करने लगे देश बिक गया, अब आप जिन देश उनके कॉम्प्लेक्स हाथों में चीजों चला को गया। जी समझा रहे हैं, मैं अजय जी के पास जल्दी से जाऊंगा। आप समझा तो रहे कॉम्प्लेक्स चीजों को, मैं तो जनरल आदमी के बीच जो नैरेटिव बन रहा है, ये जो कहा जा रहा है कि जी अमेरिका के दबाव में ये डील हुई है, हमारे किसानों को, हमारे व्यापारियों को इससे नुकसान होने जा रहा है, उसका काउंटर कैसे करेंगे आप? कहाँ हो रहा है नुकसान? यही तो मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं, किस किस एरिया में नुकसान हो रहा है। देखिए, दाल में, स्टेपल फूड में, मिलेट्स में कोई इंपोर्ट नहीं है, माइनस हो गया है वो। चीज, दही,
आपका दूध, मक्खन, ये पनीर, ये इंपोर्ट में कोई नहीं है। जितने भी हमारे लोकल इंडस्ट्री के हैं वो सारे एक्सक्लूडेड हैं, उसमें कहीं कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा है, उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। आप कह रहे भाई सीधे 0% लगेगा। अरे भाई सीधे 0% नहीं लगता है, इसके अलावा इसमें प्रोग्रेशन है। पहले थोड़ा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, टेपर होता है। ये एक साथ पहले दिन से 0% पे नहीं होता है, ये इसकी मैकेनिज्म है। अब जब तक आप वो पढ़ेंगे नहीं, आप कैसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं? आप 0% का गाना गा रहे हैं, बस 0% इंपोर्ट, 0% इंपोर्ट, 0%। और लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी तो देखिए, जो चीज वहां $10 की है, $1 की है, कैसे अमेरिकन गुड्स कंपीट करेंगे इंडिया से? और फिर तीसरा मैं बताऊं, प्रोटेक्शनिज्म जो है वो देश के लिए खतरनाक है। एमएसएमई को अगर आगे बढ़ना है तो उनको जो है कंपटीशन से खोलना पड़ेगा, नहीं तो चाइना जैसे लोग जो है मार्केट को डोमिनेट करेंगे। हम 140, तो उनको भी थोड़ा उतना ही प्रोटेक्शन दो, ताकि वो लोग ये ना लगे कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। ओके ओके, अजय शुक्ला जी, अभी कांग्रेस का बता दूं मैं आपको, कांग्रेस का बता दूं। कांग्रेस ने, सुनिए, बस 10 सेकंड और लूंगा। कांग्रेस ने, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी ने लाल गेहूं इंपोर्ट किया था इन्होंने अमेरिका से, आपको याद होगा, PL। तो क्यों किया था भाई आपने इंपोर्ट, मुझे बताइए। आप अमेरिका के हाथ में बिक गए थे जब वॉर हुआ था, तो यहां पे गेहूं की कमी हो गई थी। अब इन्होंने ही जो है स्टोरेज खत्म कर दिया। आज 20% अनाज जो है खराब होता है, देश के अंदर स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। तो ये कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस देश को जो है गर्त में डाला है, अब वो हम पर बातें कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अजय शुक्ला जी, आज ये सदन में कहा गया, जब चर्चा चल रही थी, राहुल गांधी जब तीखे आरोप लगा रहे थे, तो किरण रिजिजू ने कहा कि जवाब सुन के जाइएगा। वो राहुल गांधी ने अपना संबोधन खत्म किया, चले गए। अब वित्त मंत्री सदन में बता रही हैं कि 2014 में से पहले बाली में फैसिलिटेशन डील करके कितना नुकसान पहुंचाया था, फिर हमारी सरकार ने WTO में जाके इसको सुधारा है। अब वो बता रहे हैं कि कांग्रेस ने कौन कौन सी डील की थी, उनसे क्या क्या नुकसान हुआ। देखिए, मैं फिर एक चीज कह रहा हूं, मैं सबसे बड़ी समस्या ये है कि मुकेश जी यहां पर जो बातें ब्रीफ कर रहे हैं बहुत अच्छी हैं, निश्चित रूप से यदि वैसी हैं तो मैं उसे अप्रिसिएट करता हूं। लेकिन दूसरी समस्या यहां ये है, मेरे अपने 32 साल के पत्रकारिता के कैरियर में मैं रिपोर्टर से शुरू हुआ, 3 विधानसभाएं, यूपी की विधानसभा से शुरू किया, पंजाब, हरियाणा, ये सारी विधानसभाएं कवर की, संसद पहुंच गया, संसद कवर किया, एडिटर, चीफ एडिटर बना। और इस दौरान मैंने एक अद्भुत सी चीज देख रहा हूं कि जब सदन चल रहा होता है, नीतिगत मसलों पर, किसी भी ऐसे मसले पर बाहर कोई बात नहीं की जा सकती कि भोपाल में जाकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सदन के अंदर आइए, बताइए, ब्रीफ करिए। कंट्री को रिप्रेजेंट करती है सदन, और उस सदन के अंदर आप रखिए, सदन के सदस्य आपसे उस पर सवाल जवाब करते। जो बात बता रहे हैं मुकेश जी, वो बातें देश के सामने होती। मुझे लगता है इससे बेहतर स्थिति कोई नहीं होती, लेकिन इस सरकार ने नहीं किया। आपने खुद बताया कि एक चीज ट्रंप के यहां से, व्हाइट हाउस से आई कि ये समझौता हुआ है, फिर आगे आ गया, ये हो गया। भाई, जब समझौता हो जाता है उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता है। एक बार सिग्नेचर हो गए कि ये हो गया तो हो गया, वो डीड बन जाती है। उसके बाद में यदि रिलैक्स होता है तो उसके लिए दोनों के कागजों के आदान प्रदान होते हैं। 3 प्रधानमंत्रियों, अटल जी से लेकर के 3 बार प्रधानमंत्रियों के साथ में गया हूं और देखा है कि किस तरह से होता है, और उसके बाद में प्लेन से ही ब्रीफ होना शुरू हो जाता था। आज की जो स्थिति है निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम भी अंधेरे में, मुकेश जी भी अंधेरे में है, कांग्रेस के हमारे जो पूर्व सांसद हैं वो भी, शर्मा जी अंधेरे में है, सोफिया भी अंधेरे में है, और आप भी अंधेरे में। हम सब वही बात कर रहे हैं जो बातें कहीं वहां से ट्वीट से आ गई, कहीं किसी और जगह से आ गई, कहीं और आ गई। आप बताइए, जरूरी था आप कह देते कि ट्रेड डील हो गई? आप कहते नेगोशिएशन फाइनल स्टेज पे है, अभी ये हुआ है, कुछ और हो रहा है। हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आप घोषणा करते, फाइनल स्टेटमेंट आता, और यह देश जानता कि यह डील हुई है। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी ने आज कहा संसद में, इससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि हमने झुक करके डील की है, किसी मजबूरी में की है। क्या मजबूरी है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा। मेरा यह मानना है
कि हमारी ये डील निश्चित रूप से मजबूरी की। मैं इस बात से सहमत हूं मुकेश जी के कि आज हमारी जो जियो पॉलिटिक्स है इस पोजीशन में आ गई है कि हम अलग थलग पड़ गए, असुरक्षित हो गए। इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर चीन, इधर अफगानिस्तान, उधर अमेरिका, उधर रसिया, उधर मिस्र, हम कहां पे हैं? ये वही भारत है जो भारत डिक्टेट करने की स्थिति में आ गया था। आज हम इस स्थिति में यदि हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है इस पर हमें चिंतन करना चाहिए। यदि हम सब देश को प्यार करते हैं, मुकेश जी भी प्यार करते हैं, शर्मा जी भी करती हैं, सोफिया भी करती हैं, आप भी करते हैं, हमें इस बात के लिए निश्चित रूप से चिंतित होना चाहिए कि आखिर यह स्थितियां पैदा क्यों हो गई, क्यों यह हालात हो गए। हम इतनी बुरी हालत में तो नहीं थे। आज हम दुनिया की एक बड़ी ताकत है और वो ताकत है हमारी 140 करोड़ की जनता। हमारा जो स्ट्रेंथ है, हम दुनिया की सबसे बड़ी सेना बना सकते हैं, हम दुनिया को सबसे ज्यादा पॉलिसी मेकर्स देते हैं, हम दुनिया को सबसे ज्यादा जो है वैज्ञानिक देते हैं, दुनिया के बड़े इकोनॉमिस्ट देते हैं। हम दुनिया को जब इतना सब कुछ देते हैं, आखिर हम क्यों इतना डर गए, क्यों हम इतना वो हो रहे हैं कि यह स्थिति हो गई है कि सदन में आज हमारे पास में जो पूरा निर्मला जी का मैंने भाषण सुना, उस भाषण में उन सवालों का जवाब था ही नहीं कि ट्रेड डील में है क्या। वो बात मैं मुकेश जी से जान रहा हूं। मैं धन्यवाद करता हूं मुकेश जी का कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन वास्तव में इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस देश के सामने रखी ही नहीं गई। और देश की जनता सरकार चुनती है, यह देश की सरकार अपनी देश की जनता से कुछ हाइड कर रही है तो निश्चित रूप से कहीं दाल में काला है, यह बात मानी जाएगी। जी ठीक है। सोफिया खान, एक आपका विषय उठाया था, मैं प्रताप भानु जी के पास आ रहा हूं। वो कह रहे हैं कि भाई आपने तो कर्मचारियों का जो बढ़ा हुआ भत्ता था वो सुप्रीम कोर्ट में गया मामला, उन्होंने फैसला सुनाया तब मिल रहा है। मैं जैसे कह रहा था कि देश की वित्त मंत्री बता रही है दिल्ली से 10 रुपए महंगा पेट्रोल आपके यहाँ मिलता है, आपने इतना ज्यादा स्टेट जीएसटी लगा रखा है, तो आप सरकार को घेर रही हैं, जबकि आपके यहाँ खुद की जो स्थिति है वो बजट को लेकर उतनी बेहतर नहीं है, जबकि वो तो कॉरिडोर से लेकर सब कुछ जो है बंगाल को दे रहे हैं बजट में। मुकेश जी ने पहले ही कबूल लिया कि इन लोगों ने मनरेगा और जो भी बंगाल के जो फंड होते हैं उसको रोक रखा है, और कारण उन्होंने बड़े ही आराम से बता दिया कि भ्रष्टाचार है, ये है वो है। अरे भाई, भ्रष्टाचार है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जाते, या उसके कारण जो है आम जो कृषि है, जो आम जो मजदूर है, उनके पैसे क्यों कटक लिए, वो भी 1-2 रुपए नहीं, 2 लाख करोड़ कम नहीं होते हैं। और जहां तक बात है कि फिर भी बंगाल में जो सिचुएशन सारी चीजों को जो बजट है वो ममता बनर्जी ने मेंटेन किया होगा। कैसे किया होगा? बिना केंद्र के हेल्प के, ये आप अनुमान लगा लीजिए। और अभी मुकेश जी बहुत सारी बातें कर रहे थे, ये है वो है, फायदा गिनवा रहे थे, तो ये वही फायदे हैं जो नोटबंदी की वजह से मोदी जी ने जो काला धन ले आए, ये वही फायदे हैं जो जीएसटी और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर ले आए। क्या ये वही फायदे की बात कर रहे हैं? तो देश जानना चाहता है। और जहां तक बात है, विपक्ष चिल्ला कर कह रहा है कि कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। तो किसी एक व्यक्ति या किसी एक पार्टी की वजह से अगर देश कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में आ चुका है। हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए इस डील को लेकर कि ये डील, हम जैसा अभी मैं सुन रही थी अजय जी को, बड़े ही विस्तार में उन्होंने सारी बातें बताई कि कहीं ना कहीं हमारे हाथ क्यों बांध दिए गए हैं, अमेरिका के सामने हमने घुटने क्यों टेक दिए हैं, क्या मजबूरी है। हम 140 करोड़ जनता है हमारे देश में, और इतने सारे उन्होंने बताया कि क्या चीज, कहाँ हमारी मजबूती है। तो आखिर कमजोरी क्या है जो हम लोग अमेरिका के शर्तों पर आकर उतर जा रहे हैं। लेकिन इसका मुझे लगता है देश जवाब चाहता है, विपक्ष जवाब चाहता है, और ये सवाल कहीं ना कहीं मीडिया को पूछनी चाहिए, प्राइम टाइम डिबेट होना चाहिए, और मन की बात करने वाले सवाल डायरेक्ट डिबेट ही हो रही है। आप सब बोल ही रहे हैं, इसमें प्राइम टाइम डिबेट ही हो रही है। जी प्रताप भानु जी, सरकार बताती है फ्री ट्रेड डील हो रही है, यूरोप के साथ मदर्स ऑफ ऑल डील हुई है, न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड डील हुई है, अमेरिका के साथ भी फाइनली डील क्रैक कर ली गई है। भारत के विकास की गति को बढ़ाए रखने के लिए मौजूदा हालात में सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, तो फिर इसे क्यों गलत रूप में देखा जा रहा है? जल्दी से एक रिस्पॉन्स।
देखिए वरुण जी, यदि इनकी ट्रेड डील हुई है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो हमारी सदन के लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर क्यों नहीं रखी गई? हमारा सीधा एक पहला सवाल ये है। ओके, दूसरा सवाल हमारा इनसे मुकेश त्यागी जी से है। इन्होंने कहा लाल गेहूं इंदिरा जी और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के समय आता था। ये भूल गए कि उसके पहले की 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था पूरे भारतवर्ष में, उस समय आता था। पर जब जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, इंदिरा गांधी ने आत्मनिर्भरता का नारा दिया और पूरे बैंकों के दरवाजे गरीबों और किसानों के लिए खोल दिए। आज 35 करोड़ टन अनाज भारतवर्ष में पैदा होता है। हम गेहूं, चावल और मोटा अनाज सब एक्सपोर्ट कर रहे हैं आसपास के देशों में। ऐसा नहीं है, ये किसान की मेहनत है। यदि किसान के ऊपर आप वज्रपात करोगे, किसान के आइटमों को अमेरिका से खरीदोगे और उस पर हमारे आइटम पर 18% हम टैरिफ देंगे, ट्रेड बैलेंस नहीं हो सकता। हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे। एक सवाल का जवाब मुकेश जी दे दें। जब हमारे पास टैरिफ 2.5 और 3% लग रहा था तो हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका के लिए 1.5 लाख करोड़ का है। अब जब 18% हो जाएगा तो हमारा बढ़ के कैसे बढ़ जाएगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सा गणित है? हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे और वो कह रहा है 10 लाख करोड़ का हमसे खरीदो हर साल। अकेला उसमें ये हाई वैल्यू आइटम या रेयर अर्थ या इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, उसमें डेयरी आइटम भी है, एग्रीकल्चर भी है। समय हो गया, मैं माफी चाह रहा हूं प्रताप भानु जी। मुकेश जी सिर्फ 30 सेकंड में जवाब दे दीजिएगा जल्दी से। कितने 7 लाख करोड़ के आसपास का व्यापार है ना हमारा, तो फिर ये जो प्रताप भानु जी पूछ रहे हैं, इस शंका का समाधान कैसे होगा? क्विक, रैपिड। प्रताप भानु जी के मैं सवाल का जवाब लंबा दे सकता हूँ, छोटे में तो नहीं दे सकता, नहीं, लेकिन समय मैं नहीं है एक भ्रांति दूर कर दूं कि जो फाइनल साइनिंग होगी ये मिड मार्च में होगी। अभी ये डॉक्यूमेंट अभी भी डायनेमिक है, इसलिए आप उत्तेजित ना होइए। बहुत सारी इसमें कैलिब्रेशंस और सेटलमेंट होंगे, तो ये फाइनल नहीं हुआ है डॉक्यूमेंट, लेकिन इंटेंट एस्टैब्लिश होगा। रशिया से हम तेल क्यों नहीं ले सकते? यानी मिड मार्च तक तो मैं ये मान लूं कि अभी सियासत जारी रहने वाली है। प्रताप भानु जी मैं माफी चाहता हूं, समय हो गया है, समय से आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा है। विषय बहुत वृहद है तो आगे लंबे समय तक चर्चा होगी। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी ट्रेड डील पर, राहुल गांधी के तीखे हमले की। सरकार किस तरीके से इसका जवाब देगी और यह तय है कि आने वाले दिनों में भी भारत अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर सियासत गर्म रहने वाली है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।